अध्याय 33 जैसलवेल्स। उस किशोर का ट्रू क्यूई कवच भी बहुत मजबूत था क्योंकि वह कबीर के पागलपन भरे बिजली वाले मुंह के झेलने में भी सक्षम था। फिर भी कबीर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अचानक उसके हरे रंग के ट्रू क्यूई में थोड़ा सा लाल रंग का ट्रू क्यूई भी मिल गया। अब तक कबीर केवल लकड़ी से संबंधित एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई का उपयोग कर रहा था, लेकिन अब उसने अग्नि से संबंधित झुकुई ट्रू क्यूई को भी मिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही दोनों ट्रू क्यूई आपस में मिले और एक दूसरे के ऊपर आए, उनकी संयुक्त शक्ति दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। जब कबीर के ट्रू क्यूई का रंग बदला तो जगजीत विल्सन की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि दो प्रकार के ट्रू क्यूई वाला व्यक्ति बहुत कम ही देखने को मिलता था। किशोर के शरीर को ढके हुए सुनहरे रंग के ट्रू क्यूई कवच में थोड़ी सी हलचल हुई, इससे पहले कि कबीर के मुक्कों ने उसके मजबूत ट्रू क्यूई कवच को हिला दिया। एक जोरदार गर्जना के साथ कबीर के मुक्कों से अचानक तेज गर्म लपटें निकलने लगीं, जिनके अंदर बिजली भी चमक रही थी। एक शक्तिशाली और दबाव वाली आभा लहर की तरह हिंसक रूप से उभरी, जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। कबीर के मुंह के फिर से बरसने लगे, जबकि उनके अंदर बिजली और आग चमक रही थी। होंग होंग होंग। कबीर के मुंह के हमेशा की तरह तेज थे। पलक झपकते ही किशोर के सुनहरे ट्रू क्यूई कवच पर दसियों मुक्के पड़े, जिससे जोरदार गर्जना हुई। जमीन जोर जोर से हिलने लगी और उसके तुरंत बाद पूरे मंडप में चारों दिशाओं में फैल गई। पागलपन की तरह लगातार मुक्के मारते हुए लगातार गर्जना कर रहे थे। इस स्तर के पागलपन भरे हमले को देखकर महेंद्र विल्सन, जगजीत विल्सन और वे किशोर भी अचंभित रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि युवा कबीर का ट्रू क्यूई इस हद तक शक्तिशाली होगा, जो पागलपन की तरह इतने भयंकर ट्रू क्यूई हमले कर रहा था। किशोर के शरीर को ढके हुए सुनहरे क्यूई कवच की चमक पहले ही कम होने लगी थी। कबीर ने उसे पीछे धकेल दिया और उसके शरीर में दर्द से सुन्नापन हो रहा था, क्योंकि उसके सुनहरे ट्रू क्यूई कवच को कबीर की पागलपन भरी मुक्के की ताकत से झटका लगा था। टूटो! कबीर ने भारी आवाज में चिल्लाया। कूदते हुए उसके मुक्कों में बिजली और आग फट गई, क्योंकि उन्होंने एक उल्कापिंड की तरह किशोर के शरीर पर वार किया। सीधे किशोर के सुनहरे क्यूई को तोड़ते हुए वह किशोर बाहर उड़ गया और दीवार से टकराकर बाहर सड़क पर गिर गया, जहां एक मुंह से खून निकला और वह बेहोश हो गया। कबीर की नज़र दूसरे किशोरों पर गई और उसने ठंडी आवाज में चिल्लाया, क्या तुम भी आना चाहोगे? तीनों किशोर बोल भी नहीं पाए। इस समय वे शांत नहीं हो पा रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कबीर द्वारा उत्सर्जित हत्या की क्यूई का स्तर एक ऐसे महान जनरल के समान था, जो हमेशा हत्या में लगा रहता था। चलो चलते हैं। जगजीत विल्सन अवाक थे। कबीर की ताकत ने भी उन्हें बहुत ज्यादा चौंका दिया था। वह देख सकते थे कि कबीर का मार्शल कौशल बहुत मजबूत और डरावना था। रुको, वह बड़े संप्रदाय के शिष्यों में से एक है। हालांकि हमने कुछ सुझावों का आदान प्रदान किया था, क्योंकि मैं सावधान नहीं था और उसे घायल कर दिया था। मुझे संप्रदाय के ईर्ष्या और नफरत से बचने के लिए उसे ठीक करना होगा। तुरंत बाद कबीर ने एक रसायन भट्टी निकाली। वह पालथी मारकर बैठ गया, जबकि अपने संग्रह थैले से कुछ औषधीय जड़ी बूटियां निकालीं। कबीर सचमुच एक गोली बनाना चाहता था। निश्चित रूप से तुम सीधे उसे ठीक कर सकते हो। क्यों इतनी परेशानी उठा रहे हो? जगजीत विल्सन ने बेपरवाह होकर कहा। कबीर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम कोशिश करके देखो कि क्या सामान्य गोलियां उसे ठीक कर पाएंगी। वह मेरी आग और बिजली ट्रू क्यूई से घायल हुआ है। अगर उसके पास संबंधित गोली नहीं है तो उसके घावों को ठीक होने में मुश्किल होगी। बोलने के बाद कबीर ने भट्टी के अंदर आग डालना शुरू कर दिया। इसी बीच जगजीत विल्सन ने किशोर को सड़क से उठाया। उसने घावों की जांच की तो पाया कि वह गंभीर रूप से घायल था। इसके अलावा बिजली और आग क्यूई घावों से शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, और ये बिजली और आग सामान्य बिजली और आग नहीं थी। आधा घंटा बीत गया। जगजीत विल्सन और उनके प्रशिक्षु चुपचाप धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे, और वे कबीर की रसायन तकनीक को भी देखना चाहते थे। कबीर ने भट्टी का ढक्कन खोला तो एक गोली की सुगंध बाहर निकली। उपचार की गोली बनाने में केवल आधा घंटा लगा। ये बहुत तेज था। इसने जगजीत विल्सन और तीनों किशोरों को बहुत डरा दिया। यह एक महान कायाकल्प की गोली है, मध्य श्रेणी की साधारण स्तर की गोली। कबीर ने जगजीत विल्सन को एक गुलाबी गोली दी। उसने यह इसलिए किया ताकि चेन परिवार के वरिष्ठ उससे नफरत न करें और साथ ही जगजीत विल्सन की राय भी उसके बारे में बदल जाए। मध्य श्रेणी की साधारण स्तर की गोली। कबीर को इसे बनाने में केवल आधा घंटा लगा। जैसे ही जगजीत विल्सन ने गोली ली, उसने तुरंत पता लगा लिया कि यह असली थी। इस समय उसे यह मानना पड़ा कि कबीर एक ऐसा व्यक्ति था जिसका भविष्य असीमित था। क्या तुम गोलियां बेचकर व्यवसाय शुरू करना चाहते हो? यहाँ न केवल गोली की सुगंध वाला हर्बल मैनर है, बल्कि जॉनसन परिवार भी है। तुम दोनों के लिए गोलियां बनाने के साथ ये दुकान निश्चित रूप से विफल हो जाएगी। यह विचार बस बहुत भोला है। मैं चेन परिवार को तुम्हें रोकने के लिए कहूंगा। ये बस पैसों की बर्बादी है। कबीर, यहाँ एक सलाह है। सबसे अच्छा है कि तुम जाओ और जॉनसन परिवार से माफी मांगो। ये वाक्य छोड़ने के बाद जगजीत विल्सन किशोरों के साथ चला गया।
जगजीत विल्सन के चले जाने के बाद महेंद्र विल्सन ने आह भरते हुए कहा, यह आदमी हमेशा से बहुत स्वार्थी रहा है, इसलिए वह बहुत पहले चेन परिवार को छोड़ चुका था। मैंने बस यह नहीं सोचा था कि उसे जॉनसन परिवार की कृपा मिली होगी और वह वास्तव में यहाँ अपने ही परिवार के सदस्य से निपटने के लिए आया होगा। अगर तुम्हारे दादाजी यहाँ होते तो वह उसे सजा देते। कबीर ने फर्श साफ करते हुए पूछा, पर दादा, महान संप्रदाय के सभी शिष्यों की यह स्तर की ताकत होती है। महेंद्र विल्सन ने सिर हिलाया और कहा, वे बस बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैं। अगर वह एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य या एक सच्चा शिष्य होता तो तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका ही नहीं होता। जगजीत विल्सन का बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में एक अपेक्षाकृत उच्च पद होना चाहिए। कबीर चौंक गया। उसने अनुमान लगाया था कि जगजीत विल्सन की ताकत कम से कम साधारण मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी और वह केवल एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था। तो आंतरिक संप्रदाय और सच्चे शिष्यों का क्या स्तर है? मुझे कुछ रसविद्याओं को देखने और काम पर रखने जाना होगा, कबीर ने कहा। उसके पास पहले से ही कुछ योजनाएं थीं कि कैसे आगे बढ़ना है। राजा शहर के अंदर अधिकांश रसविद्या पहले ही अन्य ताकतों में शामिल हो चुके हैं। कुछ को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। महेंद्र विल्सन ने आह भरी, क्योंकि रसविद्या बहुत दुर्लभ थे और इसलिए कई ताकतें उनके लिए लड़ती थीं। कबीर ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे गोली की सुगंध वाले हर्बल मैनर जाना होगा। मैं उस महिला से कुछ व्यवसाय के बारे में चर्चा करने के लिए मिलूंगा। इसके तुरंत बाद कबीर ने झाड़ू रख दिया। वह दुकान से बाहर निकलकर राजा शहर के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित सबसे बड़े गोली की सुगंध वाले हर्बल मैनर की ओर भागा। ये राजा शहर में स्थित सभी गोली की सुगंध वाले हर्बल मैनर का मुख्यालय भी था। गोली की सुगंध वाले हर्बल मैनर का मुख्यालय एक विशाल हवेली थी। कबीर अपनी पहचान बताते हुए अंदर घुसा। तुरंत बाद उसे गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एक नौकरानी उसे हवेली के अंदर कई हॉल और आंगनों से ले गई और अंत में एक रंगीन और सुंदर बगीचे में आ गई और बगीचे के बीच में एक छोटा घर था। फूलों की क्यारियों से आने वाली सुगंध ने कबीर को थोड़ा ताज़ा महसूस कराया। फिर घर के अंदर से एक आकर्षक और कोमल आवाज़ आई, युवा मालिक चेन, कृपया अंदर आइए। मुझे पता था कि आप मिलने आएंगे। एक आकर्षक हंसी सुनाई दी और जैसलवेल्स के शब्दों ने कबीर को थोड़ा हैरान कर दिया। अपने दिल में उसने धीरे से चुड़ैल को कोसा, फिर खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। कबीर एक छोटे से हॉल में आया जो उत्कृष्ट सुगंध से भरा था। झोपड़ी के अंदर उसने एक आकर्षक महिला को देखा जो एक सुंदर मुद्रा और सुंदर दिखावट के साथ कुछ चाय की पत्तियां तैयार कर रही थी। पहले जैसलवेल्स ने अपना चेहरा एक घूंघट से ढक रखा था, इसलिए कबीर उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन अब जब उसने देखा, वह जितनी उसने कल्पना की थी उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी। लेकिन इस बार उसने एक सफ़ेद पारदर्शी जालीदार स्कर्ट पहन रखी थी। आप उसके कमल जैसी बाहें, साथ ही उसकी कामुक और पतली टांगें भी आंशिक रूप से देख सकते थे। उसकी सुंदर कमर उसके पतले घूंघट के माध्यम से दिखाई दे रही थी, साथ ही उसके दूध सफ़ेद भरे हुए वक्ष एक गहरी खाई के साथ दिख रहे थे। ये बिल्कुल नंगी लालसा थी। अगर कबीर का दिमाग सुंदरियों के खिलाफ बहुत अच्छा नियंत्रण नहीं होता तो वह शायद पहले ही उनके नियंत्रण में आ गया होता। इसने उसे पजल कर दिया कि क्यों ऐसी एक आश्चर्यजनक आकृति यहाँ थी। अध्याय 34, प्रलोभन। जैसलवेल्स ने अपने छोटे से लाल होठों को थोड़ा सा फैलाया और फिर उसने पनखुड़ी वाली चाय की चुस्की ली। वह अवाक और मंत्रमुग्ध लग रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। उसने कबीर से कहा, युवा मालिक, चाय के कप के साथ साथ हम व्यापार की बात करें तो कैसा रहेगा? कबीर ने अपनी नाक छुई। उसे अचानक थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसने अभी अभी किसी के साथ मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता की थी। इसके अलावा उसने महान कायाकल्प की गोली के लिए जड़ी बूटियों का एक सेट भी तैयार किया था, इसलिए वह कमोबेश पसीने में भीगा हुआ था और बहुत लापरवाही से कपड़े पहने हुए था। वह मुस्कुराया और बोला, हवेली की मालिक जैसल, बाहर की सुंदरियों की तुलना में आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, और मैं बस यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि हवेली की मालिक जैसल मेरे प्रति इतनी गर्मजोशी क्यों दिखा रही हैं। इस जुनून ने सचमुच मुझे बहुत ज़्यादा उत्तेजित महसूस कराया है। इतना कहकर कबीर ने मन ही मन याओजिंग को कोसा। इसके तुरंत बाद उसके निचले पेट में गुप्त रूप से आग जलने लगी। TLN याओजिंग इक्वल्स आकर्षक महिला या बुरी आत्मा जो मनमोहक और सुंदर हो। हालांकि ऊपर से वह शांत था, लेकिन असल में वह अपने दिल में बहुत बेचैन था। उसने पहले भूमिका और सिमी के जैद जैसे शरीर को देखा था और छोटी परी जैसे नर्म परिष्कृत धूल कियारा के साथ भी अंतरंग संपर्क था। इसके अलावा उसने दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य की रानी को भी देखा था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके सामने जैसलवेल्स वास्तव में लिली और गुलाब की तरह थी और उसकी सुंदरता उन कई सुंदरियों से तुलनीय थी जिन्हें उसने देखा था। युवा मालिक के पास पहले से ही कियारा लुइस है, वह प्रतिभाशाली छोटी परी। आप इस छोटी सी लड़की के बारे में कैसे सोच सकते हैं? जैसलवेल्स ने खुद को नीचा दिखाने का नाटक किया और उसके सुंदर चेहरे पर ईर्ष्या का एक निशान दिखाई दे रहा था। कबीर ने अब इस सुंदर महिला को ज्यादा देर तक नहीं देखा।
उसने पंखुड़ी वाली चाय का एक कप पिया और कहा, हवेली की मालिक जैसल, चलिए मुद्दे पर आते हैं। मैं 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट ग्रास का निपटान करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि हवेली की मालिक जैसल को मुझे एक संतोषजनक कीमत देनी चाहिए। जब जैसल वेल्स ने यह सुना तो उसने अब इस निर्दोष युवा लड़के को परेशान नहीं किया। वह बैठ गई और उसे और चाय दी और कहा, आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। यह 1000 साल की ब्लड स्पिरिट ग्रास है और आप एक रसायन शास्त्री हैं। क्या ऐसा है कि आप नहीं जानते कि यह कितनी कीमती है? अगर युवा मालिक के पास पैसों की कमी है तो यह छोटी लड़की आपको पहले कुछ उधार दे सकती है। कबीर अपने दिल में हैरान था। उसे यह स्पष्ट नहीं था कि उसे उसका पक्ष क्यों मिला। वह इतनी परिपक्व, आश्चर्यजनक सुंदरता को उसके साथ इतनी अंतरंगता से कैसे काम करने में सक्षम था, यहाँ तक कि उसे कुछ पैसे भी उधार देने के लिए। इस महिला की योजनाएं बहुत गहरी हैं, मुझे सावधान रहना होगा। कबीर ने पूरी तरह से महसूस किया कि सच्चाई कुछ भी थी लेकिन बहादुर नहीं। नहीं, मैं किसी का ऋणी नहीं रहना चाहता। अगर हवेली की मालिक जैसल इच्छुक नहीं है तो मैं किसी और को ढूंढूंगा। कबीर खड़ा हो गया। वह इस महिला से फिर से लुभाना नहीं चाहता था, आखिरकार यह उसके लिए अच्छा नहीं था। जैसल वेल्स ने हल्के से आह भरी, उदास होकर चाय पीते हुए धीरे से कहा, जबकि दूसरों की नज़र में मैं एक श्रेष्ठ हवेली की मालिक हूँ, लेकिन मेरी असली पहचान गोली की सुगंध वाले स्वर्ग की एक नौकरानी के अलावा और कुछ नहीं है। सिर्फ इसलिए कि मैं तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सुंदर और थोड़ी चालाक थी, मुझे गोली की सुगंध वाले हर्बल मैनर का नियंत्रण संभालने के लिए यहाँ भेजा गया था। तो ये लड़की, जो स्वर्ग की परी जैसी सुंदर थी, वह बस एक नौकरानी थी। कबीर के लिए यह अविश्वसनीय था। युवा मालिक कबीर, आप तो एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, चाहे वह ताकत हो या रसायन, दोनों में आप जन्मजात हैं। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट के संप्रदायों में भी आपके जैसा किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मैं खुले तौर पर कहना चाहती हूँ, मैं आपको गोली की सुगंध वाले स्वर्ग में खींचना चाहती हूँ। इस तरह मुझे गोली की सुगंध वाले स्वर्ग से पुरस्कार मिल सकते हैं और आप कम स्पिरिट क्यूई वाले इस शापित स्थान को छोड़ सकते हैं। जैसल वेल्स ने कोमलता और दयनीय रूप से कबीर को देखते हुए बुदबुदाया। एक मार्शल आर्ट संप्रदाय एक अच्छी प्रतिभा को भर्ती कर रहा था। एक संप्रदाय के लिए यह एक अच्छी बात थी, लेकिन कबीर कुछ हद तक अनिश्चित महसूस कर रहा था। आपका मतलब है, गोली की सुगंध वाले स्वर्ग में मेरा नामांकन कराने के बाद आपको कुछ लाभ मिलेगा? आप एक नौकरानी जैसी नहीं दिखती। मुझे लगता है कि आपकी ताकत साधारण मार्शल क्षेत्र के 8वें स्तर पर है। जैसल वेल्स थोड़ा पीछे हट गई। युवा मालिक कबीर की अच्छी नज़र है। आपको सच बताऊं, गोली की सुगंध वाले स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद मुझे इनाम तभी मिलेगा जब आप एक सच्चे शिष्य बन जाएंगे, क्योंकि कई प्रतिभाशाली लोग सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से उन कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा है। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत से लोगों को मूर्ख बना रही हैं। जैसल वेल्स ने अपने छोटे से होंठ फुलाए। मैंने उनसे कभी झूठ नहीं बोला, यही वजह है कि वे स्वेच्छा से गोली की सुगंध वाले स्वर्ग में गए। इसके अलावा यह उनके लिए हानिकारक नहीं था। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं गोली की सुगंध वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं करना चाहता, मैं एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता हूँ। जैसल वेल्स ने अवमानना के साथ कहा, एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय? युवा मालिक कबीर, आप जानते हैं कि 8 प्रमुख गुटों में एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करना सबसे मुश्किल है। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हों, जब तक आप उनके परीक्षणों को पास नहीं कर सकते, आपको द्वार से अस्वीकार कर दिया जाएगा। कबीर की नज़र तेज हो गई। उसने कहा, यह चुनौतीपूर्ण है। जैसल वेल्स ने अपनी नाक सिकोड़ी और एक गुस्से वाले हम्फ के साथ कहा, मूर्ख, तुमने मुझे गोली की सुगंध वाले स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए कहा और तुम प्रवेश नहीं करना चाहते। तुम उस खूनी एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में जाने के लिए अड़े हुए हो। तुम्हें बाद में पछतावा होगा। पछतावा अभी भी मेरा मुद्दा है। हवेली की मालिक जैसल की चिंता के लिए धन्यवाद। कबीर ने उसे थोड़ा मुस्कुराया। जैसल वेल्स ने अपने लाल होंठ को चबाया। कबीर को गुस्से से देखते हुए वह बड़बड़ाए, मुझे हवेली की मालिक जैसल जैसा कुछ मत कहो, मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ। मैं इस शीर्षक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। चूंकि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तो इतनी चापलूसी मत करो। बस मुझे जैसल कहो, वरना मैं तुम्हारे विल्सन परिवार को कोई गोली नहीं बेचूंगी। अभी कुछ देर पहले वह अपने बेजोड़ आकर्षण से किसी को भी हमेशा के लिए मंत्रमुग्ध कर सकती थी, और अब वह एक गुस्सैल छोटी लड़की में बदल गई जिसने कबीर को अनायास हंसा दिया। जैसल, अब क्या हम उस 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट ग्रास के बारे में बात कर सकते हैं? जैसल वेल्स ने 2 कप चाय पी और अपने दिल में गुस्से को दूर करने के बाद उसने कहा, कबीर, चूंकि तुम बेचने पर जोर दे रहे हो तो मैं तुमसे आग्रह नहीं करूंगी। तुम सच में एक मूर्ख हो। तुम न केवल इस कीमती स्पिरिट जड़ी बूटी को बेचना चाहते हो, बल्कि तुम गोली की सुगंध वाले स्वर्ग में प्रवेश करने के मेरे निमंत्रण को भी अस्वीकार करना चाहते हो। कियारा लुइस, ये स्वर्गीय लाडली बेटी, तुम जैसे मूर्ख को क्यों पसंद करती है?
जिसमें जैसलवेल्स का सुंदर चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसमें एक बिल्कुल अलग तरह का आकर्षण था। उसे देखते हुए कबीर ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। अगर जैसलवेल्स को इस बारे में पता चला तो वह निश्चित रूप से गुस्से में आग बबूला हो जाएगी। अगर तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ उधार दे सकती हूँ। हालांकि मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ, मेरे पास बहुत सारे स्पिरिट सिक्के हैं और मैं गोली की सुगंध वाले हर्बल मैनर के स्पिरिट सिक्कों को भी स्वतंत्र रूप से जुटा सकती हूँ। महिला, तुम सच में बहुत ज़्यादा बातूनी होती जा रही हो। मुझे एक कीमत दो, मैं तुम्हारा ऋणी नहीं रहना चाहता। कबीर ने अपने होठों को घुमाते हुए कहा। जैसलवेल्स ने थूक दिया और कहा, 4 लाख स्पिरिट सिक्के। कबीर इस कीमत से संतुष्ट था। उसने सिर हिलाया और कहा, और मैं कुछ और स्पिरिट जड़ी बूटियां भी खरीदना चाहूंगा। कबीर ने एक सूची के साथ 7,000 साल की ब्लड स्पिरिट ग्रास भी निकाली। जैसलवेल्स ने 1000 साल की ब्लड स्पिरिट ग्रास लेने के बाद आह भरी, अगर तुम गोली की सुगंध वाले स्वर्ग में प्रवेश करते हो और एक सच्चे शिष्य बन जाते हो तो मैं तुम्हारी नौकरानी बन सकती हूँ। उस समय मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। कबीर की भौहें उठ गईं। वह एक बहुत बड़ा प्रलोभन था, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यारा, ये छोटी लड़की ईर्ष्या करेगी। जैसलवेल्स ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, इस मूर्ख से बात करना एक मरे हुए व्यक्ति से बात करने जैसा है। मेरे वापस आने का इंतजार करो। जैसलवेल्स के जाते हुए उस मरोड़दार आकर्षक कमर को देखते हुए कबीर ने एक गहरी सांस ली। इस बार सिमी ने हंसते हुए कहा, यह एक जबरदस्त छोटी औजिंग है। अगर वह तुम्हें एक सच्चा शिष्य बनाने में सक्षम है तो यह वास्तव में एक बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता होना चाहिए कि उन मार्शल आर्ट संप्रदायों के अंदर एक सच्चे शिष्य की स्थिति बहुत ऊंची होती है। क्यों? भूमिका ने कहा, सीधी सी बात है, क्योंकि सच्चे शिष्य सच्चे मार्शल क्षेत्र में या उससे ऊपर होते हैं। हालांकि वे मार्शल संप्रदाय बहुत बड़े होते हैं और उनमें अनगिनत शिष्य होते हैं, सच्चे शिष्य बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और सच्चे शिष्य मूल रूप से पूरे संप्रदाय की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं।